पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और पुलिस की दुश्मनी तो होती ही नहीं अच्छी है। तो ऐसा क्यों लोग बोलते हैं सर? नहीं, दोस्ती बिल्कुल अच्छी होती है। दोस्ती मेरे हिसाब से अगर है तो बढ़िया है, ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। दुश्मनी आई विश कभी ना हो। जी, आप NIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किए, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए जॉब भी आप कर रहे थे एक MNC कंपनी में, फिर दिमाग में IIM क्या बात आया और IIM से UPSC, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब कैसे? एक तरह से डेस्टिनी भी था और पहले से भी प्लानिंग था कि जाना सिविल सर्विसेज में ही है। कि सर 2017 में गुमला के एक गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन डिलीवर करते हैं एंड सरप्राइजिंगली वहाँ से 60 बच्चे JEE क्वालिफाइड कर जाते हैं। पुलिसिंग तो मैं करूँगा ही, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, बट अगर भगवान ने मुझे वो स्किल दिया है और मुझे इंटरेस्ट है तो पैरेलली थोड़ा सा अगर मैं बच्चे को गाइड करूँ तो बहुत बच्चे आगे निकल पाएंगे। 2003 में आप इंजीनियरिंग के लिए गए थे, मतलब आप 11-12 की पढ़ाई छोड़ दिए 2017 में, मतलब 14 ईयर्स के बाद भी आपका मेमोरी इतना बढ़िया कैसे रहा? फ्रैंकली मैं अगर मुझे कोई पूछता है कि आप टीचिंग क्यों करते हैं तो इसका सिंपल सा रीजन है, मुझे मज़ा आता है। बच्चों को कैसे आप एडवाइस करेंगे फिजिक्स को बैलेंस करने के लिए? कि फिजिक्स आपको पढ़ना नहीं है, आपको डे टू डे नेचर जो है दिखाता है फिजिक्स। एक IPS ऑफिसर कभी फ्यूचर में ये प्लान करेगा कि मैं VR लेके या कुछ भी करके टीचिंग जॉब में आ जाऊँ? मैंने बताया IPS वाज माय फर्स्ट चॉइस। कोई एक इंसिडेंट जब आप एज ए SP ज्वाइन किए थे डिस्ट्रिक्ट को और आम जनता के लिए कोई ऐसा काम जो आपका हार्ट को टच कर गया? जमशेदपुर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पोस्टिंग थी, मेरी पहली पोस्टिंग थी। कोई ऐसा केस हुआ जिसमें रात भर आपको नींद नहीं आई चूंकि आप जिले के कप्तान? बहुत, कभी भी मुझे 8-9 साल के SP के पीरियड में कभी ऐसा मेजर इशू फेस नहीं करना पड़ा। ज़्यादा पीसफुल जॉब कौन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या IPS? तो आई लाइक दिस जॉब मच बेटर। पुलिसिंग की बात अलग है, सबसे अच्छा सर्विस, सबसे अच्छा जॉब यही है। कोलैप्स कर गया FITG। इस मोमेंट में जब FITG कोलैप्स कर चुका और एग्जाम उनके सर पे, बच्चों को क्या करना चाहिए? यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई दूसरे कोचिंग में ऑथेंटिक में आपको बुलाया जा रहा है, इट्स योर कॉल। अदरवाइज ऐसा है तो ऑनलाइन आपके पास इनफ मटेरियल है, इनफ फोरम है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट सीरीज में आज हम बात कर रहे होंगे एक सॉफ्टवेयर ब्रेन के साथ और पुलिस पावर के साथ। हमारे बीच होंगे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो NIT कालीकट से BTech किया उन्होंने और उसके बाद 1 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए सर्व करने के बाद वो CAT के लिए अपीयर होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद CAT को रिजेक्ट करते हैं IIM ज्वाइन करने से और फिर वो UPSC के लिए डेयर करते हैं। दोस्तों सिर्फ डेयर ही नहीं करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और 2011 बैच में झारखंड कैडर में एक यंग IPS ऑफिसर बन के एंट्री लेते हैं, जिनके नाम से अपराधियों के बीच में एक थरथर डर बैठा, जिनके अपराधियों के मन में एक डर उत्पन्न करते हैं। एक यंग ब्लड, एक यंग इंजीनियर, इंजीनियरिंग माइंड के साथ हम बात कर रहे होंगे झारखंड के कैडर के IPS ऑफिसर श्री चंदन कुमार झा जी के साथ। सर आपका स्वागत है कांके टॉक्स पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस इवेंट में, इस जगह मुझे बुलाने के लिए। सर एक बात बताएंगे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सर से कि लोग बोलते हैं कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और पुलिस की दुश्मनी तो होती ही नहीं अच्छी है, तो ऐसा क्यों लोग बोलते हैं सर? नहीं, दोस्ती बिल्कुल अच्छी होती है। दोस्ती मेरे हिसाब से अगर है तो बढ़िया है, ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। दुश्मनी आई विश कभी ना हो जी, बट आइडियल केस में पुलिस के पास ना जाना पड़े किसी तरह से तो आप लकी है। कहा भी जाता है पुलिस, हॉस्पिटल, लॉयर्स, तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे पास अगर आपको नहीं ज़रूरत है आने की तो यू आर लकी। और अदरवाइज मुझसे पूछिए तो दोस्ती अच्छी चीज़ है। दोस्ती अगर है तो आपके लिए भी अच्छा है। कहीं ना कहीं काम हम सभी को एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से पढ़ते ही रहते हैं। एक ना मेरे गांव में कहावत रहा है, था ना। थाना का मतलब होता है था भी और ना भी। इस पे थोड़ा आप बताएंगे ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? थाना हम लोग का, इनफैक्ट हमारे पुलिसिंग में भी कहा जाता है कि आप किसी भी ओहदे पे चले जाइए, आपका सारा ऑथोरिटी डेराइव एक ही इंस्टीट्यूशन से होता है, वो है थाना। मतलब अगर आप भी मुझे फ़ोन कीजिए किसी चीज़ के लिए, सपोज कि ये मेरा मैटर है, तो मेरे पास एक ही इंस्टीट्यूशन है जहाँ वो अंत तक मैं जाऊँगा, वो है थाना। तो थाना का वो एक बहुत इम्पोर्टेंस है जो आपने बताया कि, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव कोर्डियल रिलेशन विद SHO और विद थाना। और ये पदाधिकारी होते हैं, बट थाना का जो इम्पोर्टेंस है हमारे पुलिसिंग में, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
आप NIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे किए, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए जॉब भी आप कर रहे थे एक MNC कंपनी में, फिर दिमाग में IIM क्या बात आया और IIM से UPSC, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब कैसे? देखिए, मैं NIT कालीकट 2003 में गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच था मेरा, और अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग में कोई शिकायत थी, मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ रहा था। बट एक तरह से डेस्टिनी भी था और पहले से भी प्लानिंग था कि जाना सिविल सर्विसेज में ही है। उसके बाद एक 2004 में एक मूवी आई थी जिसका मैं जिक्र हर जगह करता हूँ, जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थी, जो अजय देवगन उसमें अभिनेता एक्टर थे, गंगा जल, प्रकाश झा जी द्वारा बनाया गया। वो फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कॉलेज में वो मूवी लूप में देखी, लूप में मतलब बहुत बार देखी। इनफैक्ट आई रिमेंबर मैंने 3-4 दिन में वो मूवी 12-13 बार देखी। तो वो मूवी की एक बहुत अमिट छाप मेरे मन पे आई। नो डाउट मूवी देखने से आप इंस्टेंट मोटिवेटेड हो सकते हैं, लॉन्ग रन में आपको उसके लिए पढ़ना होगा, बट वो इंस्टेंट मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला कि बनना है तो यही बनना है, बस ये एक मोटिवेशन आया। उसमें अजय देवगन है, उन्होंने SP का रोल प्ले किया है, प्लस बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मूवी है, मैं खुद बिहार का हूँ, तो और ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाया उस चीज़ों से। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। फिर बट कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, चूँकि NIT कालीकट में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का माहौल नहीं था। वहाँ मोस्टली लोग MBA की तैयारी करते थे। हमारे कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पे IIM कोझिकोड सिचुएटेड था। फिर मैंने जॉब लिया कॉलेज से, मैं सर्नर नाम की एक कंपनी है उसमें काम किया। बट मेरे पिताजी को मन था कि मैं कैट करूं, MBA करूं। वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बट उनका मन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाऊं। एक तरह से उनके कहने पर मैंने एग्ज़ाम दिया, पढ़ने में ठीक था तो अच्छा स्कोर आया। आई स्कोर्ड 99.1 परसेंटाइल। तो 2-3 अच्छे कॉलेजेस से कॉल भी आए, बट उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मतलब दिस इज़ द हाई टाइम टू टेक ए कॉल, और मैं फिर चला गया तैयारी करने दिल्ली। मैंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करके मैं दिल्ली गया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एलाइड सर्विसेज में हुआ और सेकंड में IPS में, और IPS मेरा फर्स्ट चॉइस था। तो एक बार IPS मिल गया तो आई वॉज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, और पिछले 14 साल से आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस। दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक IPS ऑफिसर, और उसके बाद क्या, हम इनसे ये पूछेंगे, लेकिन पूछने से पहले मैं बताता हूँ कि सर 2017 में गुमला के एक गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन डिलीवर करते हैं, एंड सरप्राइजिंगली वहाँ से 7 बच्चे JEE क्वालिफाइड कर जाते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का क्वालिफाई करते हैं 7 बच्चे। हम जानेंगे सर ये अचानक से कैसे? देखिए, ये टीचिंग स्किल और इंटरेस्ट तो पहले से था, बट एज यू आर राइटली सेइंग, मैं एक्सप्लोर इसको नहीं कर पाया। मैं जब पोस्टिंग थी मेरी गुमला में, SP था, मैं 1.5 साल वहाँ रहा। तो एक स्कूल में मुझे एक एनुअल इवेंट में बुलाया गया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं गया वहाँ, 12th के कुछ बच्चे से मैंने इंटरेक्ट किया, तो मुझे लगा कि बच्चे बड़ा मेधावी, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि सर टीचर आते हैं, नहीं आते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं संडे जाके ना उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगा। फॉर्मल पढ़ाना तो मेरे लिए संभव नहीं था, ना समय था और ना पॉसिबल था मेरे लिए। तो मैं संडे को बहुत समय उनके साथ स्पेंड करता था। तो बाद में मुझे पता चला कि 7 बच्चे उसमें JEE मेंस क्वालिफाई किए थे। वो भी मुझे बहुत बाद में पता चला, 1-1.5 साल बाद। तो वो जब मुझे पता चला तो उस समय आपने जो बोला ना, आई कुड एक्सप्लोर कि यार ये करने से अच्छा, मतलब आई कैन डू गुड इन दिस फील्ड। देन आई डिसाइडेड कि आगे जब समय मिलेगा, तो वहाँ से एक पुलिसिंग के साथ जो टीचिंग वाली जर्नी शुरू हुई, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद बोकारो में मैं काफ़ी समय तक SP बोकारो रहा। तो वहाँ एक सरकारी स्कूल है, रामरुद्र स्कूल, वहाँ मैं पढ़ाने लगा बच्चों को। संडे जाता था और 5-6 घंटे पढ़ाता था संडे को। तो उसमें भी रिजल्ट अच्छा हुआ, और मुझे बाद में पता चला कि 67 बच्चे थे बैच में, उसमें सभी फर्स्ट डिवीजन से पास किए अपने बोर्ड एग्जाम, जो कि उस स्कूल के लिए एक अचीवमेंट था। तो उस समय माननीय शिक्षा मंत्री थे जो जगन्नाथ महतो जी, अनफॉर्चुनेटली जिनका निधन हो गया बाद में। तो वो मुझे याद है सडनली एक बार वो ढोल नगारा इन सब के साथ मेरे रेसिडेंस पे आया, और मुझे नहीं इसकी जानकारी थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि इतने बच्चे अच्छा क्वालिफाई किए। तो ये एक टर्निंग पॉइंट नंबर 2 था, जो मुझे लगा कि नहीं,
पुलिसिंग तो मैं करूँगा ही, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, बट अगर भगवान ने मुझे वो स्किल दिया है और मुझे इंटरेस्ट है तो पैरेलली थोड़ा सा अगर मैं बच्चे को गाइड करूँ तो बहुत बच्चे आगे निकल पाएंगे। तो ये सब कुछ मोमेंट्स थे जिसके कारण मैं अपने आप को इस चीज़ में और टाइम स्पेंड करवाने लगा। अच्छा, एक बात बताएंगे सर, पुलिस से तो हम लोग भी डरते हैं, हम लोग बोले तो कॉमन मैन, तो बच्चों में डर नहीं आएगा अरे सर एसपी हैं और मुझे पढ़ाएंगे, कहीं पिटाई कुटाई तो नहीं कर दें, तो भागने वाला सिचुएशन नहीं आया? नहीं, देखिए मैं बड़ा एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं एसपी या कुछ भी, अभी मैं डीआईजी में पोस्टेड हूँ, जब तक मैं ऑफिस में चैम्बर में हूँ मैं एसपी हूँ, डीआईजी हूँ या कुछ भी हूँ, उसके बाद हम सभी आम नागरिक हैं। आप जो बोल रहे हैं डर, ये डर सभी को होता है थोड़ा, प्रशासन से, पुलिस से, और मैं कोई इसमें आइसोलेशन में नहीं हूँ। बट बच्चे को मैं हमेशा ट्राई करता हूँ एज ए एल्डर ब्रदर उनको अपने आप को प्रेजेंट करूं, फ्रीली वो पूछें, क्योंकि सही बात अगर वो मुझे एज एसपी देख लेंगे तो बहुत कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट एंड आई वेरी यू कैन से सेटिस्फाइड कि मैं सक्सेसफुल हूँ। बच्चे फ्रीली पूछते हैं। रामरुद्रा में एक बैच में 70 बच्चे थे और इतने इंटरेक्शन बढ़ने लगे कि मुझे मतलब लगने लगा कि दे आर मोर कंफर्टेबल देन आई एम विद देम। तो उसके बाद बच्चे फ्रीली पूछते हैं। मैं बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 2 सब्जेक्ट, तो उसके बाद बच्चे फ्रेंड बन जाते हैं एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। टीचर बच्चे से जितना फ्रेंडली हो उतना वो बच्चे जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर एक बात बताएंगे मुझे कि 2003 में आप इंजीनियरिंग के लिए गए थे, मतलब आप 11th-12th की पढ़ाई छोड़ दिए 2017 में, मतलब 14 ईयर्स के बाद भी आपका मेमोरी इतना बढ़िया कैसे रहा? एक तो ये था कि सिविल सर्विसेज में भी जो मेरा ऑप्शनल था वो फिजिक्स था। मैंने फिजिक्स से ही सिविल सर्विसेज किया है। तो फिजिक्स और मैथ्स, और फिजिक्स मैथ्स एक तरह से आई ऑलवेज से दे आर सिबलिंग्स। तो फिजिक्स मैथ्स में टच में था ही, बट हाँ बहुत चीज़ें भूल भी गया था। बट बच्चे के साथ बैठने से, इंटरेक्ट करने से अगेन आई रिवाइव्ड और मुझे मज़ा आया। मतलब फ्रैंकली मैं, अगर मुझे कोई पूछता है कि आप टीचिंग क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल सा रीजन है, मुझे मज़ा आता है, आई लाइक इट। मुझे आप बोलिए 6 घंटा पढ़ाने, बिना थके, बिना ब्रेक लिए मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जिस चीज़ में आपको रियल मज़ा आता है ना, आप फिर टाइम ये सब नहीं देखते हैं। तो आई लव टीचिंग, आई लव रीडिंग, तो इसीलिए मुझे नहीं भी जो याद था तो आई कुड इजीली रिगेन और मैं उसको वापस पढ़ लिया। आपको मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा तंग किया या जनरल फिजिक्स? नहीं, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स तो मुझे थोड़ा आसान लगता है एज कम्पेयर टू जो बेसिक क्लासिकल फिजिक्स है, जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, वो सब थोड़ा मुझे टफ लगा एज कम्पेयर टू मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मुझे ईजी लगा। बच्चों को कैसे आप एडवाइस करेंगे फिजिक्स को बैलेंस करने के लिए, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और जनरल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में अगर डिवाइड करें तो? देखिए, फिजिक्स में पर्सनली जिनको मैं और मेरे तरह सभी स्टूडेंट्स, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मान रहा हूँ, जो गॉड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर, जिनकी बुक बाइबल और गीता और कुरान की तरह है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल, मुझे याद है उनका एक स्टेटमेंट है जो कि फिजिक्स आपको पढ़ना नहीं है, आपको डे टू डे नेचर जो है दिखाता है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, वो प्रकृति का सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको बहुत नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप अगर हाइपोथेटिकली बोलिए, अगर आप कपड़ा सुखा रहे हैं गर्मी में अपना, तो उसी प्रोसेस में आप इवेपोरेशन भी सीख लेंगे, उसी प्रोसेस में आप थर्मोडायनेमिक्स भी सीख लेंगे। वो इंट्यूशन होना चाहिए, वो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। फिजिक्स बहुत अच्छा और प्यारा सब्जेक्ट है, बट इट्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। मतलब आप मगअप करके, वो प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे हर कुछ को चाह रहे हैं हम याद करके कर ले, वो नहीं हो पाएगा। मैथ फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है। तो आई ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट, जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ या फिजिक्स की रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करूँ तो बच्चे उसको बेटर ग्रास्प कर पाएंगे। वाह, वंडरफुल। सर मेरे एक और पर्सनली एक क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर उसके बाद कैट का प्रिपरेशन, फिर यूपीएससी, और नाउ अब आप जब टीचिंग में एंट्री ले रहे हैं कि एक अपने पैशन को जी रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे लगता है टीचिंग में ही आपको आ रहा होगा। बिल्कुल, अनडाउटेडली। तो क्या एक आईपीएस ऑफिसर कभी फ्यूचर में ये प्लान करेगा कि मैं वीआर लेके या कुछ भी करके टीचिंग जॉब में आ जाऊँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज़, मैंने पहले भी ये चीज़ मैं सोचा था। मैं अगर पर्सनली अगर किसी सर्विस को, मैंने बताया आईपीएस वाज माय फर्स्ट चॉइस, और 14 साल हो गए मुझे सर्विस में। आज भी अगर मुझे फिर से सिविल सर्विसेज लिखने का मौका मिले और ऑप्शन देना पड़े तो स्टिल आई विल गिव आईपीएस एज फर्स्ट चॉइस। कारण है, मुझे इससे अच्छी सर्विस जो रियल में पब्लिक सर्विस है, अभी टीचिंग को आप छोड़ दीजिए,
आईपीएस में जितना आपको मौका मिलता है लोगों के लिए काम करने का, वो किसी इंडिया के सर्विस में नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट है अपने जगह, बट पुलिस में जितना आप फर्स्ट रिस्पोंडेंट होते हैं, जितना मतलब मैं 7-8 साल एसपी रहा जिला में, जब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके जो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आईपीएस मतलब आई ऑलवेज फील कि मैं इसी के लिए बना था, डेस्टाइन। मैं बहुत लकी हूँ कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो टिल माई रिटायरमेंट मैं एक्टिवली और बहुत अच्छे से अपना काम करूँगा। पैरेलली आई विल स्पेंड टाइम विथ नीडी स्टूडेंट्स और उनको मैं पढ़ाऊँगा। सर, कोई एक इंसिडेंट जब आप एज ए एसपी ज्वाइन किए थे डिस्ट्रिक्ट को, और आम जनता के लिए कोई ऐसा काम जो आपका हार्ट को टच कर गया? देखिए, ये आई पर्सनली बिलीव, मैं 4 जिला में एसपी रहा, जमशेदपुर में, गुमला में, चाईबासा में और बोकारो में काफ़ी समय तक रहा। बहुत सारे इंस्टेंस, इनफैक्ट पुलिसिंग में हर दिन एक नया इंसिडेंट आता है। जमशेदपुर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पोस्टिंग थी, मेरी पहली पोस्टिंग थी। जमशेदपुर को मैं मानता हूँ थोड़ा टफ पोजीशन है। मतलब वहाँ पे क्या है ना कि आपको एक तो डिफरेंट पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, पॉलिटिकल एरेनाज हैं, क्राइम भी है वहाँ पे, और भी बहुत इश्यूज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो वहाँ पे काम करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। स्पेसिफिक अगर आप इंसिडेंट की बात कीजिए तो 2-3 इम्पॉर्टेंट क्राइम्स हुए, जिसको हमने बड़ा टाइमली रिकवर करके, टाइमली डिटेक्ट करके, जो मैंने फील किया कि फैमिली को, जैसे आप अगर कुछ काम करते, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई किडनैपिंग हो गई और आप टाइमली उसको रिकवर करके फैमिली को जब हैंड ओवर करते हैं, तो वो इंसिडेंट जो है, वो जो मेमोरी है, बहुत मुझे लगता है एक सेटिस्फाइंग। एक एग्जांपल मैं दूंगा। मैं बोकारो में एसपी था, तो वहाँ एक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ सडनली दोपहर में एक बड़ी घटना हो गई, जिसमें 4-5 अपराधी अलग अलग जगह से आए थे और उन्होंने बैंक को 30 लाख रुपए लगभग बैंक से लूट लिए गए थे। तो बोकारो नॉर्मली बहुत क्राइम बोकारो में नहीं होता है, तो बोकारो के कॉन्टेक्स्ट में यह एक बड़ा क्राइम था। तो एक उस समय हम लोग पे भी एक प्रेशर रहता है क्राइम होने पे। तो बट वी वर लकी, हम लोगों ने अच्छे से मेहनत की। द बेस्ट पार्ट वाज दैट सेम डे, जिस दिन क्राइम हुआ, रिकवर, पकड़ाए चोर वो तो होता ही है, ऑलमोस्ट सारे पैसे रिकवर हो गए सेम डे। तो ऐसे केसेज में जब आपको बैंक से, पब्लिक से जो एक अप्रिसिएशन मिलता है ना, वो बहुत मेमोरेबल है। कोई ऐसा केस हुआ जिसमें रात भर आपको नींद नहीं आई, चूंकि आप जिले के कप्तान बहुत थे? बहुत बहुत केसेज ऐसे थे, मतलब नींद नहीं आई, मतलब हाँ, आई वॉज डिस्टर्ब। कोई ऐसे केसेज, खास करके मान लीजिए कहीं कम्युनल अगर इंसिडेंट हुआ, तो ये हमेशा फियर रहता था कि अब कल चीजें कैसे मुड़ेंगी, मतलब क्या रास्ता लेंगी, तो थोड़ा वरी तो रहता ही था। बट आई वॉज वेरी लकी, मैं मानता हूँ मैं बहुत लकी रहा। कभी भी मुझे 8-9 साल के एसपी के पीरियड में कभी ऐसा मेजर इशू फेस नहीं करना पड़ा। चाहे पॉलिटिकल सर्कल्स हो, उनसे बहुत सपोर्ट मिला, पब्लिक से बहुत सपोर्ट मिला, प्रेस से बहुत सपोर्ट मिला। तो मुझे कभी पर्सनली बहुत फील नहीं हुआ कि अरे मैं कहाँ फंस गया। मेरी टीम से और बाकी लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ज़्यादा पीसफुल जॉब कौन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईपीएस? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं मानता हूँ बहुत हेक्टिक था वो, मतलब ऐसा एक परसेप्शन है कि पुलिसिंग में लोड बहुत है, जो है भी, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लोड कम नहीं है। प्राइवेट में आई रिमेम्बर किसी 9 बजे ऑफिस में जाता था, 7-8 बजे लौटता था। पुलिसिंग में क्या है कि आप अपने हिसाबों से थोड़ी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और बीइंग एसपी आप डिसाइड करते हैं कि भाई हमको कभी रात में लेट तक रुकना है, सुबह पहले जाना है। तो आई लाइक दिस जॉब मच बेटर। पुलिसिंग की बात अलग है, सबसे अच्छा सर्विस, सबसे अच्छा जॉब यही है। झारखंड का एजुकेशन सिस्टम किस दिशा में जा रहा है? देखिए, झारखंड वैसे अगर बात कीजिए एब्सोल्यूट टर्म में, तो अभी पिछड़े राज्यों में बिहार झारखंड की गिनती होती है। बट आप देखिए तो यहाँ के जो बच्चे हैं बिहार झारखंड के, बहुत मेधावी हैं। यही बच्चे कोटा, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, इन सब जगह जाके पढ़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चे में बहुत टैलेंट है, नो डाउट। लास्ट कुछ साल से हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी एजुकेशन पे बहुत फोकस बढ़ा है। मतलब चाहे वो बजट हो इस बार का, या इतने स्कीम्स हैं, जैसे एक स्कीम जिससे मैं भी कभी कभी जुड़ता हूँ, मैंने आकांक्षा 50 है, आकांक्षा 40 है, क्योंकि अब 40 था जब 40 बच्चे थे, अब तो उसके पास 60-70 बच्चे हैं। तो जिसमें गरीब बच्चों को 2 साल रहना, खाना पीना फ्री है, जिसमें मैं भी कभी कभी संडे को जाके पढ़ाता हूँ। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो बहुत है, लेकिन हाँ, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों में समय लगेगा। बट वी आर ऑन राइट ट्रैक, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी हम लोग सो कॉल्ड डेवलप्ड और एडवांस स्टेट्स को कम्पीट कर पाएंगे। आकांक्षा 40 में मुझे आप जैसा भी बता भी रहे थे कि आप जाते हैं पढ़ाने के लिए,
तो एज ए DIG आप यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, और उसके बाद आकांक्षा 40, कौन सा वो मोटिवेशन है जो आपको ड्राइव करके अभी ले जा रहा है? देखिए, आकांक्षा 40 का मुझे जब जानकारी मिली थी 1.5-2 साल पहले कि ऐसा एक सरकार का स्कीम है जिसमें जो इकोनॉमिकली पुअर फैमिली के बच्चे हैं बट दे आर वेरी ब्रिलियंट, और मैं जब पहली बार गया हूँ वहाँ तो मतलब मैं बहुत जगह पढ़ाया हूँ पिछले 15 सालों में, बट ट्रस्ट मी, जितने मेरिटोरियस, एंड दिस आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, जितने मेरिटोरियस आकांक्षा 40 के बच्चे मुझे मिले, मुझे आज तक कहीं के बच्चे नहीं मिले हैं। एक तो उनकी सिलेक्शन इतनी टफ है, 40 बच्चे में आना ही बहुत टफ है, तो मुझे लगा कि यार दिस इज द प्लेस जहां मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैं मैथ फिजिक्स पढ़ाने लगा, और मोटिवेशन बस वही है कि मैंने शुरू में ही बोला, पढ़ाने में मुझे इतना मज़ा आता है, और अगर बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवार्ड वही है, मैं मानता हूँ, व्हेन यू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ए स्टूडेंट, तो वो वहाँ बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए अप्रिशिएट हम लोग करेंगे कि इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग, इट्स इक्वली फॉर मेडिकल और क्लैट, 3 एग्जाम के लिए है, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ। जो बच्चों का रिसोर्स अवेलेबल नहीं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है लेकिन स्ट्रांग विल पावर है, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इन जनरल अभी पिछले 4-5 सालों में कोविड के बाद बहुत डायनेमिक्स बदला है टीचिंग का। बहुत सारे एडटेक जो कंपनीज आ गई हैं जो ऑनलाइन फोरम पे पढ़ा रही हैं। नो डाउट दे हैव देयर ओन एडवांटेज डिसएडवांटेज, बट एक एडवांटेज तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि उन्होंने जो फ़ी है, जो कोर्स का फ़ी है, उसको तो बहुत घटा दिया है। आई वोंट टेक एनी नेम एज सच, बट कुछ प्लेयर्स के आने से दाम बहुत घट गए हैं कोर्स के। मतलब आप आज के दिन में इमेजिन कीजिए कि 2 साल का कोर्स आप 8,000, 9,000, 10,000 में पढ़ सकते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। आई नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम पर्सनली। अच्छे अच्छे टीचर से आप 8,000, 9,000 में 2 साल पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पहले फी था मान लीजिए 4 लाख, 4 लाख कहाँ से दे पाएंगे बच्चे? वो बिहार झारखंड के बच्चे की तो और इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं रहे। तो मतलब मुझे लगता है कि अब वो इशू नहीं है। अगर आपके पास एक लैपटॉप, नो डाउट ऑनलाइन हैज इट्स ओन चैलेंजेस, वो ऑनलाइन के चक्कर में भी आपका फिजिकल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब होता है। यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, 1 घंटा पढ़ने के चक्कर में आप 4 घंटा फालतू की चीज़ें देखते हो। तो बट इन सब चीज़ों को भी जोड़ दें तो जो मनी वाइज है एक फील्ड तो वो आ गया है कि अब 10,000 में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, और क्वालिटी पढ़ाई। तो उसके लिए मैं वैसे प्लेयर्स को ज़रूर अप्रिसिएट करूँगा। बट अगेन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो उस तरह के भी रेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर मुझे लगता है आज के दिन में मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं ऐसे जो अफोर्ड कर लेंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन अब बहुत दूर नहीं है। सर, जब एक कोचिंग इंडस्ट्री की बात आती है ना, तो मेरा एक क्वेश्चन हमेशा जो बहुत हिट करता है मुझे वो ये, और मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप खुद भी एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, इंजीनियरिंग का दौर देखा, मैनेजमेंट देखे, उसके बाद फिर आप सिविल सर्विसेज में आए। क्या स्कूल कहीं फेल कर गया अपने एजुकेशन सिस्टम में, इस वजह से हम कोचिंग पे इतने डिपेंडेंट हो गए JEE नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे करिकुलम में ही है? बिल्कुल, मतलब ये बहुत इस चीज़ को मैं रेलिवेंट मानता हूँ। स्कूल फेल बिल्कुल किए हैं, देयर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो करेक्ट भी नहीं कर पाइएगा। स्कूल बिल्कुल फेल किए हैं। नंबर 2, स्कूल के ही टीचर बाहर अच्छे जगह पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है टीचर में बहुत कमी है, बट एज एन इंस्टीट्यूशन स्कूल के साथ प्रॉब्लम मुझे लगता है क्या है ना, इतने बच्चे पढ़ते हैं कि एक उनका वो सुपरविजन जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाता। मतलब आप स्कूल में पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। कोचिंग में फिर भी क्या है, चूंकि आप 1-to-1 पैसा देते हो तो थोड़ा टीचर 10% उस पर ध्यान देता है, ज़्यादा फोकस्ड होता है। दूसरा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब मैं बहुत सालों से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सब लोग ना कोचिंग के एकदम पीछे पड़े रहते हैं, कोचिंग बंद करा देना है। आप देखिए IIT JEE ने पिछले मुझे लगता है 20 साल में 5-6 बार एग्ज़ाम का पैटर्न बदला। पहले सब्जेक्टिव था, फिर ऑब्जेक्टिव किया, फिर उसमें भी बहुत सारे पैटर्न। कोचिंग फ्लोर इसी करेगा। कोचिंग इसलिए बच्चे नहीं जाते हैं कि क्वेश्चन टफ है। अगर आप ABCD का भी एग्जाम कराइए तो कोचिंग चलेगा, चलता ही है। DPS जैसे बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए कोचिंग होता है रांची में। तो कोचिंग इसलिए होता है बिकॉज वी वर्क इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पीयर प्रेशर है कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, एम्स की तैयारी कर रहा है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं करेगा।
पीयर प्रेशर में तो कोचिंग को इनिमी मत मानिए। व्हाट आई मीन टू से, कोचिंग को इनिमी मत मानिए, दे आर इक्वली स्टेक होल्डर्स। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो पढ़ाने के साथ साथ दे आर इक्वली सोशल रिफॉर्मर बोलिए या जो उन चैरिटी बोलिए, वो 2000 में पढ़ा रहे हैं। सभी टीचर मतलब बिजनेसमैन नहीं है, बहुत सारे हैं, सभी नहीं है। तो कोचिंग स्कूल जरूर फेल किया है, कुछ कुछ स्कूल है जो अच्छे से कर रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे को ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से मुझे याद आया, आप सुपर 30 के स्टूडेंट रहे आनंद सर के, आप अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे क्या अपने ऑडियंस के साथ? मैं आनंद सर का स्टूडेंट रहा हूँ बिल्कुल, बट सुपर 30 का नहीं था मेरे समय। सुपर 30 था ही नहीं। मैं उनके यहाँ 2000 ईस्वी में पढ़ा था जब मैंने 10th किया था। अच्छा, हाँ। एंड आई कैन प्राउडली से आई वाज वन ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट, नॉट ओनली एट दैट टाइम, नाउ ऑल्सो। मेरी उनसे रेगुलर बात होती है। और ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने, मैं बोलूँ अगर मुझे मैथ सिखाने में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, स्पेशली जो मैथ्स में ग्राफिकल अप्रोच है, तो उन्हीं का है। एंड ही वाज जेम ऑफ ए टीचर। इतने अच्छे पढ़ाने में वो थे और इतने एकदम लाइवली, तो उनसे पढ़ना मेरे लिए बहुत, आई वाज लकी। मैंने मैथ्स उनसे पढ़ा और फिजिक्स मैंने पढ़ा था एक टीचर, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, प्रोफेसर MMR अख्तर। वो HC वर्मा सर की जो बुक है उसमें स्टार्टिंग में उनका भी नाम दिया है। तो वो दोनों टीचर ऐसे थे ना कि जो बहुत आपको अच्छे से डेप्थ तक पढ़ाए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है मेरा मैथ फिजिक्स में इंटरेस्ट होने का। तो आनंद सर के साथ जुड़े रहने से हमेशा मुझे फ़ायदा हुआ प्रोफेशनली। एंड अगेन सुपर 30 जब बाद में आया तो उसके बाद तो आप जान ही रहे, इट वाज हिस्ट्री मूवी भी बनी उस पर। तो उनका भी वही था कि किस तरह सभी बच्चे को इस फील्ड से जोड़ा जाए, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी। सर एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब सुपर 30 आया, ये 2010 के आसपास का मैटर है, जब मैं सुपर 30 के बारे में जान रहा था, तो उन आनंद सर का सुपर 30 के अगेंस्ट में बहुत सारा न्यूज़ भी आया, आर्टिकल आया, शायद कोई बड़ा न्यूज़पेपर था जो प्रिंट किया था कि सुपर 30 एक मार्केटिंग गिग है उनका और कुछ नहीं है। तो रियलिटी में जानना चाहता हूँ कि क्या था सुपर 30 में, जेन्युइनली वो 30 बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे या क्या सर? देखिए, मैं भी आपको वही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो इसकी जानकारी मुझे है। मतलब मैंने शुरू में ही ये चीज़ बोला, मैं सुपर 30 का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मेरे समय सुपर 30 नहीं था। जितनी मुझे जानकारी है 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुआ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हुए, 30 में 27, फिर 30 में 30 भी होने लगे। बट 2 फाउंडर थे, एक तो आनंद सर थे और एक फाउंडर थे अभयानंद सर थे, जो एक्स DGP बिहार के थे। और कहीं कहीं अभयानंद सर का ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ही बोला कि जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर दोनों में फ्रिक्शन बढ़ी और फ्रिक्शन के बाद अभयानंद सर ने अपना कोचिंग खोल लिया और सुपर 30 कंटिन्यू रहा। तो रिजल्ट का तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप जो बता रहे हैं कि कुछ ऐसा मैनिपुलेटेड था, इतनी मुझे जानकारी इसकी नहीं है। बट एक चीज़ मैं एकदम क्लियर आपको बता दूं कि व्हेन एवर यू डू एनीथिंग, आप जिस फील्ड में आज हैं, आप ही आगे बढ़िए, आपको 10 स्टॉपर जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो आपके बारे में 10 तरह की चीज़ें बोलेंगे कि अरे वो ये करता है, उसका ये पास्ट है, वो ये है। आई एम नॉट सेइंग वो सही है कि गलत है, बट ये सब चीज़ें उस समय ज़्यादा हाईलाइट होंगी जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, तो ये मार्क करने वाली बात है। हाँ, तो आप जब भी देखिएगा, मैं अगेन आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस पॉडकास्ट में कोई इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा। एक ऑनलाइन फोरम है जो मैंने बताया, जिनके आने से बहुत रेट टीचिंग का बहुत घटा है। मैं बहुत जगह देखता हूँ, अब लोगों में एक फैशन बन गया है, उनको क्रिटिसाइज करो और आपको 10 लाख 5 लाख व्यूज आ जाएंगे बस। उनको आप उस समय क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग, जब वो व्हाइट बोर्ड पे वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, तो उस समय नहीं कोई उनके पीछे पड़ा था। आप उसके पीछे पड़ जाते हो जब उसको नेम फेम मिल जाता है। हो सकता है वो सही हो आपका एलिगेशन, बट ये सब एक ट्रेंड है। और जब आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ आप 100 काम कीजिएगा, आप भगवान नहीं है। 100 काम कीजिएगा तो 5 गलती आपसे होगी ही होगी। ओनली थिंग इज आपका इंटेंशन अच्छा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, जो बच्चे कोटा मूव कर रहे हैं और चूंकि आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि रांची में या बिहार झारखंड में अपॉर्चुनिटीज उनके लिए कोटा जैसी है या उनको जाना चाहिए? पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? देखिए, कोटा बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल है। मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बच्चा आता है या मुझसे बात करता है कि सर मुझे ये पढ़ा दीजिए, फॉर एग्जांपल मैथ्स में सर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दीजिए तो मैं उससे पहले पूछता हूँ कि बाबू तुमको इंटीग्रेशन कितना आता है, तुमको डिफरेंशिएशन कितना आता है। व्हाट आई मीन टू से कि हर बच्चे का अलग कैलिबर है। हर बच्चा बहुत पढ़ने में तेज नहीं हो सकता है, ये पेरेंट्स को सोचना होगा। और पढ़ाई ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है।
होता क्या है कि कोटा मोस्टली बच्चे चले जाते हैं पीयर प्रेशर में कि मेरा दोस्त गया मैं भी जाऊंगा, फैमिली भेज रही है मैं चला जाता हूँ, और वहाँ के कम्पिटिटिव माहौल को वो कोप अप नहीं कर पाते। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप का एम्बिशन है कि मुझे आईआईटी में और नीट में अंडर 100, अंडर 500, अंडर 1000 रैंक लाना है, वेरी हाई एम्बिशन, देन कोटा इज गुड प्लेस। मैं पर्सनली जानता हूँ कोटा में जो टीचर्स हैं उनका लेवल एक अलग लेवल है, बट कोटा इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स ने, एक तो जिसका एम्बिशन इतना हाई हो और दूसरा जिसकी तैयारी अच्छी हो, मतलब जो एक लेवल पे हो। अदरवाइज होता क्या है ना, उतने स्ट्रांग बच्चे के बीच में पाकर ना कुछ बच्चे अंदर में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, इसका अनफॉर्चुनेटली आपने देखा भी होगा कुछ केसेस सुसाइड्स हो रहे हैं, इसका यही कारण है। पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, ये बच्चे को भी समझना होगा, और इसमें कोई क्राइम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे मैथ नहीं आता है तो आई एम नॉट डूइंग क्राइम, मुझे सोशल साइंस आता है, मुझे हिस्ट्री आती है, मुझे साइकोलॉजी आती है। बच्चों को समझना है, पेरेंट्स दोनों को समझना है, पेरेंट्स, क्योंकि देखिए एक चीज तो आप समझ लीजिए, अगर बच्चे का इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई वेल विशर है तो उसके पेरेंट्स हैं। ये बच्चे माने न माने, मतलब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि दुनिया में उससे, हाँ ये हो सकता है कि पेरेंट्स गलत जज कर लें, पेरेंट्स गलत डिसीजन ले लें, लेकिन पेरेंट्स जानबूझ के गलत करेंगे ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर यही सब कुछ नहीं है, बहुत फील्ड है, लॉ है, आपको आजकल जो देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, बहुत वो फील्ड है, बाहर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल लोग कुकिंग में कैरियर बनाते हैं, म्यूजिक में, एंड दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो माँ बाप को इस चीज में थोड़ा अपने जो एक ट्रेडिशनल थॉट से बाहर आना होगा कि आपके बच्चे अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप कोटा भेजिए, बट कोटा सभी के लिए नहीं, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। और अब जब ऑनलाइन के बाद आप जब घर में बैठ के आपको सारे टीचर, सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, तो आप घर में रह सकते हैं। हर बच्चा बाहर कंफर्टेबल नहीं फील करता, बट कोटा कॉम्पिटिटिव माहौल देता है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सर, जो बच्चे कोटा नहीं जा पा रहे हैं और रांची में हैं या बिहार झारखंड में हैं, आप क्या सलाह देंगे? उनको ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहिए या कोचिंग, फिजिकल कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन इट्स अ डबल एज सोर्ड, वो दो धारी तलवार है। ऑनलाइन का बेनिफिट है कि आप घर में रह के आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है, नॉर्मली ऑनलाइन के टीचर्स जो है ना, जैसे कोई कोचिंग है, एक्स कोचिंग है, उसके जो टॉप टीचर्स हैं, दे टीच इन ऑनलाइन बैचेस। तो ऑनलाइन में टीचर्स अच्छे हैं। निगेटिव आ जाइए ऑनलाइन में मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। एक फिजिक्स के बहुत फेमस टीचर हैं एनवी सर, नितिन विजय सर, उनका अपना कोचिंग है कोटा में। मैं उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि शायद एक बार उन्होंने रैंडम चेक किया कि कितने % उनके बच्चे जो इनरोल्ड हैं वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट वाज लेस देन 10%। मतलब 100 बच्चे में 10 ही बच्चे हैं जो एक्चुअल में अटेंड कर रहे हैं। माँ बाप को क्या लग रहा है, बच्चा कमरा बंद कर लिया, पढ़ रहा है। तो ये सब ऑनलाइन में प्रॉब्लम है। आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मॉनिटरिंग बहुत खराब है। तो ऑफलाइन उस लिहाज से बेटर है कि आप जाते हो, 10 बच्चे से मिलते हो, आपको समझ में आता है ये पढ़ना है। तो दोनों का अपना प्रो कॉन से, अपना प्लस माइनस है। मैं पर्सनली फील करता हूं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक है तो ही शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन मतलब फिजिकल क्लासेस। अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहले से हो तो यू कैन अफोर्ड टू हैव ऑनलाइन क्लासेस। एक और बड़ा दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहता है उस एज के बच्चों के बीच में। 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक कि सेट ऑफ बुक्स कितना फॉलो करना चाहिए, मतलब एक राइटर की एक बुक या मल्टीपल राइटर्स की बुक। और दूसरा क्वेश्चन, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? इसका भयंकर वाला कंपटीशन, पीयर कंपटीशन होता है। मैं 4 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, वो इतने घंटा पढ़ रहा है। तो आप इन दोनों चीज़ों पे बताइए क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, बुक्स के मामले में तो बड़ा मेरा थॉट क्लियर है। मैंने 3 एग्जाम निकाले, IIT, JEE, CAT, सिविल सर्विसेज, तीनों इंडिया के सब वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स। मेरा अनुभव बहुत सिंपल सा है कि वी स्पेंड मोर टाइम और वी वेस्ट मोर टाइम इन डिस्कसिंग कि क्या पढ़ना है, कौन सा बुक। अगर आप, मैं बड़ा ये चीज़ क्लियर बोल दूं, जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स कोचिंग में, जस्ट रिलाई ऑन योर कोचिंग। पहला आपका सोर्स आपका कोचिंग क्लास नोट्स, जो टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट सोर्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो उसी कोचिंग का जो मटेरियल है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, दैट यू कैन रेफर। इतना के बाद ट्रस्ट में आपको टाइम नहीं बचेगा, इतना के बाद नहीं बचेगा। और अगर बचता है, मान लीजिए फिर भी, देन किसी टॉपिक के लिए, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में बहुत
टफ चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसमें एक टॉपिक है रोलिंग, मान लीजिए आपको समझने में दिक्कत हुई, तो उस टॉपिक को या तो यूट्यूब से या ग्रेट बुक लाइक एस सी वर्मा सर की बुक से या रेस्नी खेलीडे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी एक सोर्स से पढ़ लीजिए। बट क्लास नोट्स, क्लासरूम स्टडी एंड मटेरियल, उसके अलावा आपको ना जरूरत है और ना आप कर पाओगे। तो बुक्स जितना कम रखिए, एक बुक को 2 बार। मैं बता रहा हूँ, मैं जब फिजिक्स ऑप्शनल से यूपीएससी मैंने किया था, तो मेरा जो आप फिजिक्स का नोट्स देखते, मतलब जो मैंने अपने बनाया था, मतलब प्राउडली आई कैन से दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स जो उस समय था अवेलेबल। क्यों? मैंने एक एक बुक लिया, सबको निचोड़ करके अपना नोट्स बनाया। नोट्स बनाने से क्या होता है, जब आप रिवाइज करते हो बाद में, तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है नोट से पढ़ने, अपने नोट से। तो क्लासरूम का जो आप नोट्स बनाते हो, उससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है। कम से कम बुक पढ़िए। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है, दिस आई एम सेइंग फॉर एग्जाम, कुछ बच्चे को है कि हमको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने का, तब तो आप 50 बुक पढ़िए, वो कम है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासरूम, क्लास नोट्स एंड मटेरियल से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रही बात नंबर ऑफ आवर्स, तो वो इर्रेलीवेंट है। आप 6 घंटा पढ़ के भी पता चला टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटा। आई ऑलवेज बिलीव इन बैलेंस स्टडी। मैं हमेशा क्लास में, जब पहला क्लास कभी लेता हूँ, तो पहला चीज मैं यही बोलता हूँ, 2-3 चीजें गोल्डन रूल है, नोट कर लो। पहला, बैलेंस स्टडी, मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। बहुत बच्चे जेई में क्या करते हैं, जेई के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, मैथ फिजिक्स खूब पढ़ते हैं। इट वॉन्ट पे यू। सबसे लॉयल सब्जेक्ट वैसे भी जेई में सबसे जो फेथफुल सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री ही है। नीट में बच्चे सबसे फिजिक्स से डरते हैं। तो सब सब्जेक्ट को ड्यू वेटेज दीजिए। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक चीज मुझे बोला जाए किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने में, तो दैट इज रिवीजन। आप जितने अच्छे से अपना सेल्फ मेड नोट्स बना के रिवाइज करते हो, उसका कोई दुनिया में अल्टरनेटिव नहीं है। आप कोई बुक पढ़ लो, वर्ल्ड का बेस्ट बुक पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बना के उसको रिवाइज नहीं किए। तो यूज लेस नंबर ऑफ बुक्स और रेगुलर पढ़िए 5-6 घंटे, रेगुलर रादर देन एक दिन 10, एक दिन 2, 5-6 घंटे काफी है किसी एग्जाम के लिए। जो बच्चे रेगुलर 6 घंटा पढ़ रहे हैं और उनके पास स्पेयर 1-2 घंटे का टाइम है, तो क्या आप उनको सलाह देंगे? उनको खेलना चाहिए? एकदम नहीं भी है स्पेयर तो उनको निकालना चाहिए। मतलब ये चीज में बहुत, मतलब अपना ओपिनियन आपको बता दूं, पढ़ाई से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल है, और वो आपको पढ़ाई में ही हेल्प करता है। मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक करंट फेज, जिसमें मैं देखता हूँ मेरे भी बच्चे हैं, तो शाम में तो मैं उनको ढकेल के ग्राउंड भेजता हूँ। अच्छा, मतलब वैसे दे आर इंटरेस्टेड, बट सम टाइम इफ दे शो रेसिस्टेंस, मैं ढकेल के भेजता हूँ कि तुम मत पढ़ो, नो प्रॉब्लम, तुम 2 घंटा ग्राउंड में रहोगे। ग्राउंड में रहने से जो लर्निंग होती है ना सर, वो मतलब अनबिलीवेबल है। वो बच्चे को बाद में पता चलता है। आप गिरते हो, खेलते हो, आपस में बात करते हो, झगड़ते हो, फिर दोस्ती करते हो, वो सब रियल लाइफ लर्निंग है। तो आउटडोर स्पोर्ट्स इज मैंडेटरी। मतलब मेरा तो मानना है इस मामले में गवर्नमेंट को एकदम स्ट्रिक्ट रूल रखना चाहिए कि किसी स्कूल में अगर 1.5-2 घंटे नहीं खेलने दिया जाएगा तो वहाँ बंद कर दिया जाएगा इसको, एजुकेशन को। मैं तो उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। आप घर में मत खेलो, बाहर ग्राउंड में, जहाँ पार्क में खेलो। उससे आपको, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम था, उससे एक दिन पहले भी शाम में हम लोग 1.5-2 घंटा खेलते नहीं थे। उस एज में वैसा कोई टीम नहीं था, बट हम लोग घूमते थे, आपस में बात करते थे। तो हाँ, गॉसिप वो बहुत जरूरी है। गॉसिप्स आर वो ना बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो स्पोर्ट्स को मैं पर्सनली मानता हूँ सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है वो। आज का जो यूथ है वो बहुत शॉर्टकट में लगा रहता है, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट ढूंढता रहता है। आप उसको क्या सलाह देंगे जो जेई नीट के लिए भी शॉर्टकट्स ढूंढ है? ही ये जमाना ही रील्स का हो गया है। मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलिए, बट लोगों को अभी आप मान लीजिए मैं अभी एक क्लास लूँ और 6 घंटे का एक वीडियो बनाऊँ, मान लीजिए किसी टॉपिक पे, परमिटेशन कम्बिनेशन पे, नहीं देखेंगे बच्चे। अगर मैं 30 मिनट का बना दूँ तो जरूर देखेंगे। उनको मतलब निचोड़ चाहिए, उससे बट सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये सब जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, वो गोल्डन वर्ड्स हैं। क्योंकि हम लोग अभी मतलब ऐसे फेज में है कि हम लोग ना बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और ना बच्चे हैं, हमने दोनों चीज देख रहे हैं। उनकी बात ना गोल्डन वर्ड्स हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वो मूर्खता है कि मैं 1 घंटे पढ़ लूंगा, एक वीडियो देख लूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, और कोई चीज का शॉर्टकट अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं है। और अगर आपको दिख रहा है तो उसका एंड बहुत खराब होगा, उसका एंड बहुत खराब होता है शॉर्टकट का। जस्ट ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कीजिए, बी रेगुलर इन योर स्टडीज, और
इंटरनेट और यूट्यूब को लिमिटेड यूज़ कीजिए। यूज़ तो करना मजबूरी है, बहुत लिमिटेड कीजिए। फोकस ऑन योर बुक्स मतलब आपके मटेरियल, क्लास नोट्स। उसके अलावा थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए आप देख लिए, बट शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। सर आप इतना जीनियस रहे हैं, तो जीनियस बच्चे तो नोटी होते थे स्कूल में, आप क्यों नोटी थे? नहीं, मैं पहली बात तो मैं थोड़ा डिफर करूंगा, जीनियस में कतई नहीं था। आई वॉज वेरी मैथोडिकल। मतलब मुझे अगर कोई बोलता है सर आप बहुत तेज थे, तो बोले नहीं। तेज हम उसको मानते हैं ना जो जिसका एप्टीट्यूड बहुत हाई हो, मतलब कम पढ़ के ज्यादा समझ जाए, उसको तेज हम बोलते हैं। मैं मैथोडिकल था। मैथोडिकल मतलब मुझे पता था ये सिलेबस है, मुझे पता था 6 घंटे पढ़ने हैं, मैं इक्वली टाइम देकर हर सब्जेक्ट को पढ़ता था, रेगुलर पढ़ता था। तो आई वॉज वेरी मतलब डिसिप्लिन्ड इज द वर्ड आई विल यूज फॉर मी रादर देन यू कैन से जीनियस। अभी भी मतलब जो मेरा रूटीन है, आई गेट अप एट 5 in the morning। तो मैं अगर मुझे आप कोई रूटीन दे दीजिए कि ये फॉलो करना है, ये पढ़ना, आई विल बी हैप्पी। तो मैं उस चीज में मानता हूँ मेरे सक्सेस का एक ये भी कारण है, और आज भी, कि आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। मुझे वो टाइम डिस्ट्रैक्ट करना, वेस्ट करना, दोज ऑल थिंग्स, पंक्चुअलिटी, ये सब मुझे बड़ा पसंद है। पंक्चुअलिटी इज द थिंग। आप कीजिए, टाइम पे रहिए, टाइम पे पढ़िए, टाइम पे खेलिए, टाइम पे सोइए, एकदम सब अच्छे से हो। स्कूल में कोई बदमाशी नहीं किया? बहुत कम। मतलब ऑब्वियसली बच्चे हैं तो बदमाशी करेंगे। स्पेशली हम लोग जो फेस्टिवल्स होते थे, स्पेशली दिवाली, तो अब तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो गए हैं। उस समय तो 90s में तो कुछ था नहीं। तो हम लोग क्लासरूम में, स्कूल के वॉशरूम में और ऐसे ऐसे जगह किसी स्टाफ रूम में छुपा देना छोटा मोटा जो पटाखा होता है, फिर उसको फोड़ देना, जो बहुत कॉमन था, लेकिन बहुत लिमिट में। मतलब इंटेंशन वाज नेवर टू, एक होता है ना किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं, बस एक हंसी मजाक में थोड़ा कर देते, बट बहुत ज्यादा मैं नहीं था। 10th बोर्ड में आपका बोर्ड क्या था? CBSE। अच्छा, मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से पढ़ा हूँ। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पटना। मैंने 3 से 12th की पढ़ाई वहीं की है। मैं फॉर्चुनेटली प्रतीश कुमार सिंह जी का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स। अच्छा, और मैं बिहार बोर्ड का विद्यार्थी था। वो तो सबसे टफ बोर्ड था। और हाँ, और जब मेरी क्लास थी तो उन्होंने पूछा, अमित डू यू अंडरस्टैंड ग्रेविटी? मैं बोला ग्रेविटी क्या है? मैं ऐसे देख रहा था, तो बोले ऊपर थूको, जब थूकोगे तो कहाँ गिरेगा? तो उसको ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। और वो मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ कि मैंने भी सुना है सर के बारे में कि वो बहुत अच्छे फिजिक्स, अब तो शायद नहीं पढ़ाते हैं, बट ही वाज वेरी गुड फिजिक्स टीचर। जो मुझे भी फिजिक्स, मैंने भी बोला ना, मतलब सब टीचर का अपना तरीका है। वो चैलेंज हम लोग के एक दौर में था कि हिंदी इंग्लिश का जो गैप था, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, वो भी एक टफ था बिल्कुल। बहुत बिहार बोर्ड वालों के लिए सबसे टफ, पढ़ाई से ज्यादा वो लैंग्वेज बैरियर था। बट बिहार बोर्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कंटेंट वाइज इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड। हाँ, लैंग्वेज छोड़ देते तो बाकी हम लोग अच्छे। बिहार बोर्ड जो बच्चे मैथ्स में जो पढ़ते थे 10th में, हमको लगता है CBSE बोर्ड से वो आगे रहते थे। बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल वहाँ पे लाने का ये था कि जो लोगों के लिए लैंग्वेज बैरियर है, जैसे हम जैसे बच्चों के लिए रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करूँगा। जब वो रोप और पुली में टेंशन लगाए पहली बार, तो मुझे यार ये टेंशन तो माथे में होता था, रस्सी को टेंशन क्यों हो रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि टेंशन में ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि फोर्स है यार, फोर्स है। हाँ। तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि भाई लैंग्वेज बैरियर अगर है तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, लैंग्वेज बैरियर के बारे में मैं बताऊं कि लैंग्वेज बैरियर एक्चुअल में जितना है उससे 10 गुना ज़्यादा वैसे बच्चे के मन में बैठ चुका है। ओके। मतलब मैं फिर से एग्जांपल आपको दूंगा। एक सब्जेक्ट है मैथ्स। मैं हमेशा बोलता हूं दुनिया में सब सब्जेक्ट एक तरफ, मैथ्स एक तरफ। इसलिए मैथ्स इज नॉट ए सब्जेक्ट, मैथ्स इज एप्टीट्यूड। आप देखिएगा दूसरा तीसरे के बच्चे को भी सबसे ज़्यादा मैथ्स पे ही फोकस किया जाता है। वो है क्या ना कि मैथ्स से अगर किसी बच्चे को डर लग जाए, मैं 2 ही तरह के बच्चे को मानता हूँ। एक जिनको मैथ्स बहुत पसंद है, जैसे मैं, एक बच्चे जिनको मैथ्स से बहुत डर है। 2 ही बच्चे। होता क्या, डर जब बैठ जाता है मैथ्स का, तो ट्रस्ट में दुनिया का कोई टीचर वो डर नहीं निकाल पाता है। सेम चीज लैंग्वेज बैरियर में है। मैं बहुत बच्चे को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करते हैं। सर हमको तो फिजिक्स में क्या पूछेगा, सर हमको तो, आपने बोला टेंशन की बात, सर हमको नहीं समझ में आएगा। ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और है तो इतना माइनर है कि दैट कैन बी रिजॉल्व। समस्या सुलझ जाएंगी, बट मन में जो बैठा है ना शंका, उसका समाधान बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं वैसे बच्चे को बड़ा क्लियर बोल दूं, ये एग्जाम आपके लैंग्वेज का नहीं है। आप हिंदी से लिख रहे हो, इंग्लिश से लिख रहे हो, मोस्टली तो ये दोनों लैंग्वेज से ही ज़्यादा बच्चे लिखते हैं। उससे कोई फर्क नहीं। आप पहले तो मन में इस चीज़ को निकालिए कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम होगा।
क्वेश्चन देकर, और ट्रस्ट मी टेक्निकल इंग्लिश ऐसी होती है कि आप सभी लोगों को, ये कोई फ्लावरी इंग्लिश नहीं है, शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं है। फिजिक्स में इंग्लिश क्या होगा, वही टेंशन लिखेगा, वही आपको कहीं एक्सप्रेशन लिख देगा, हाँ कुछ ऐसा चीज लिख देगा, बिल्कुल डिग्री लिख देगा उसके हिंदी। इनफैक्ट मुझसे पूछिए तो उन सब का तो हिंदी ही वर्ड बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैं यूपीएससी जब दिया उसमें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होते थे, दोनों मुझे आता है, बट मुझे हिंदी में समझना ज्यादा टफ लगता था। तो इस चीज को निकाल दीजिए बैरियर। इंग्लिश इज वेरी इजी एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न। फोकस ऑन योर कंटेंट, फोकस ऑन योर जो स्किल है, और लैंग्वेज वाला इशू कभी भी आपके साथ नहीं होगा। एक और क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में आता है उस दौर में जब हम 11th-12th मोड में रहते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या है, क्यों फालतू का सरकार पढ़ा के दिमाग का दही किए हुए, ये क्वेश्चन आता था हमारे ग्रुप में, पीएस के बीच में अक्सर चर्चा हम लोग करते थे। तो आप इतने सक्सेसफुल अपने करियर में रहे हैं, आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है? देखिए ये मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरा, अगर मैं कहीं बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, और रेलिवेंट क्वेश्चन है वो ये है जो आपने पूछा, स्पेशली मैथ्स में। फिजिक्स में तो फिर भी बहुत, फिजिक्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ। अभी जो यहाँ पॉडकास्ट हो रहा है, जो फोटो खींचा जा रहा है, वीडियो, सब कुछ फिजिक्स है। मैथ्स के साथ क्या है सबसे बड़ा दिक्कत, मैथ्स एक लैंग्वेज है जिसपे सारे सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, काउंटिंग नहीं आता है, तो आपका जो बिजनेस है, आपका दुकान है, नहीं चलेगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मैथ्स में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत जोक है बहुत सारे कि अरे यार मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ाया गया, उसका यूज क्या है। तो मैं बोलूँगा अगर मजाक में कोई बच्चा पूछ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज वैसे लोग नादान हैं, मूर्ख हैं जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस दुनिया में, जैसे मान लीजिए ब्रिज, बिल्डिंग्स, किसका कितना लेंथ होगा, किसका कितना वॉल्यूम होगा, किसका कितना सरकमफेरेंस होगा, वो सारा ट्रिग्नोमेट्री से ही डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई आपको एग्जांपल दे दूं, एक स्फेयर है, बॉल, खेलने वाला बॉल, स्फेयर का कि इसी शेप में कोई चीज क्यों बना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप कोई भी शेप देखिए, उसी खास शेप का कोई चीज क्यों बना, तो हर चीज का एक कारण है कि भाई इतने लिमिटेड जगह में मैक्सिमम वॉल्यूम कोई ले रहा है या मिनिमम वॉल्यूम ले रहा है, तो वो शेप हमको मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ज्योमेट्री के जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं, वो सारे का जेनेसिस जो है मैथ्स ही है। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि मैथ्स का रियल लाइफ में इमेंस एग्जाम्पल है। जो भी चीज आप देख रहे हैं, मतलब इसके लिए एक अलग पॉडकास्ट मैं कर सकता हूं या डिस्कशन कि मैथ्स का रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। बट ट्रस्ट मी, आप जो भी चीज देखते हो, जितने भी स्ट्रक्चर्स देखते हो, सारे का जेनेसिस ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यही सब है। ग्रेट। तो मैथ का भी रियल यूटिलाइजेशन हमारे जीवन में है बच्चों। सर, इसके बाद मेरा एक छोटा सा चीज़ है जो हम बच्चों के लिए जानना चाहेंगे कि वैसे बच्चे जो फिटजी के स्टूडेंट थे, बहुत नाम लेके मैं बताता हूँ, और कोलैप्स कर गया फिटजी, इस मोमेंट में जब फिटजी कोलैप्स कर चुका और एग्ज़ाम उनके सर पे है, बच्चों को क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल, अगर कोई ऐसी बड़ी कोचिंग जो इसमें बहुत बच्चे पढ़ते हैं और सडनली कुछ इश्यूज होते हैं, तो कोचिंग के इश्यूज तो जो हैं सो हैं ही, ऐसा नहीं है कि उनके टीचर सबको भी दिक्कत हुई होगी, बट जो सबसे बड़े विक्टिम इंस्टेंट बन जाते हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स। रांची में भी ऐसा ही हुआ। आई नो मेनी स्टूडेंट्स जो लास्ट मोमेंट पे एकदम पैनिक हो गए। नो डाउट कुछ अलग कोचिंग्स हैं, मतलब आई शुड नॉट से, बट जो कहावत है ना कि वो आपदा में ही अवसर वाली बात है। तो कुछ कोचिंग को एक अपॉर्चुनिटी मिला इन गुड फेथ, अच्छे इंटेंशन से, तो वैसे बच्चे को उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया। बट मेरा बोलना है कि कोचिंग कोलैप्स हुआ नहीं हुआ, इससे अभी पैनिक होने से आपका रिजल्ट खराब होगा। यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई दूसरे कोचिंग में ऑथेंटिक में आपको बुलाया जा रहा है, इट्स योर कॉल। अदरवाइज ऐसा है तो ऑनलाइन आपके पास इनफ मटेरियल है, इनफ फोरम है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। इस समय अगर मेंटली आप पैनिक हो जाइएगा ना, तो आप जानते हुए भी एग्जाम में बहुत गलत ब्लंडर करके आइएगा। तो अब उस चीज को थोड़ा भूल के आइदर यू कैन गो टू सम अदर कोचिंग्स, एंड आई नो मेनी कोचिंग्स जो बुलाते हैं ऐसे बच्चे को कि भाई आओ और हमारे यहाँ इनरोल हो जाओ, एंड आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। अदरवाइज यू हैव ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ यूट्यूब। मैं उसको बहुत अच्छा सोर्स मानता हूँ। और डिसिप्लिन्ड बच्चों के लिए जो जिनको अपने पे कंट्रोल है कि मैं 2 घंटे अगर सर्कुलर मोशन पढ़ूंगा यूट्यूब पे तो वही पढ़ूंगा, तो यूट्यूब इज द बेस्ट। दिक्कत वही होती है वो 2 घंटे सर्कुलर मोशन के चक्कर में 10 मिनट पढ़ते हैं और बाकी 2 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो इंटरनेट पे इनफ मटेरियल है। बट लास्ट मोमेंट में मैं बहुत ज़्यादा
हीट एंड ट्रायल का सजेशन नहीं दूंगा, कहीं दूसरे जगह आप ज्वाइन कर लो और उनके टेस्ट सीरीज, उनके क्लासेज को आप कंटिन्यू करो। अगर वो बच्चे आपसे कनेक्ट होना चाहे कि आप उनको वीकेंड पे एक फ्री गाइड और एडवाइस दे दें, तो मुझसे कोई बच्चे सर कनेक्ट होना चाहे पढ़ाई रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज फॉर देम, नो डाउट। ना तो मैं कॉमर्शियल टीचर हूँ, ना तो मैं रेगुलर वाला टीचर हूँ, बट हाँ ये जरूर है कि अगर मैं अपना नंबर उनको ये दे दूँ और मुझसे वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछें। वैसे आई एम ऑल्सो प्लानिंग 1-2 महीने बाद, अभी नहीं, मे बी मई जून में, मतलब ऐसा कुछ एक फोरम जहां एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन का एक अच्छी बात क्या, रीच बहुत बड़ा है, बहुत लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं, क्लासरूम का एक लिमिटेशन है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि 2-3 महीना में ऐसा कुछ स्टार्ट करूं, मेनली मैथ्स और फिजिक्स, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, पूछ पाएँ, तो मैं उनको हेल्प कर सकूं। तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, मैं नंबर भी आपको दे दूंगा, आप इस चीज़ को बता दीजिएगा। और ओनली थिंग ऑब्वियसली संभव नहीं है किसी से फ़ोन पे बात कर पाना, और रिक्वायर्ड भी नहीं है। उस पर व्हाट्सएप है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है फोटो खींच के, अब तो इतने तरीके आ गए, फोटो खींच के, ऑडियो बना के, वीडियो बना के, सर इसको कैसे करेंगे, कैसे मैथ फिजिक्स, आप कुछ भी पूछिए, मोस्ट वेली आई विल बी एबल टू हेल्प यू। वाह, क्या मैं ये मानूं कि आने वाले समय में आप झारखंड के आनंद सर बनने का सोचते होंगे, या ये डायरेक्शन में जाएंगे? देखिए, ये मेरा टारगेट एज सच कुछ नहीं है। मेरा शुरू से एक, जब गुमला इंसिडेंट के बाद से मुझे लगा कि फ्यूचर में जब DIG रैंक पे जाने के बाद व्हेन आई विल हैव स्लाइटली मोर टाइम, तो मैं थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा पढ़ाने को लेके। तो आई थिंक टाइम इज़ देयर, अब समय है, तो आगे अपने आप को और इंगेज करूंगा, खास करके जो नीडी बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं। लेकिन कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मुझे ये बनना है या वैसा बनना है, बट आई विल इंगेज माई सेल्फ मोर एंड मोर इन टीचिंग। जो बच्चे परफेक्ट होना चाहते हैं, परफेक्शनिज्म की ओर मूव करते हैं, क्या आपको लगता है कि उनका थॉट खतरनाक हो सकता है? मतलब ये एक्सपेक्टेशन करना अपने आप से कि परफेक्ट हो जाऊंगा, वो गॉड ही है जो परफेक्ट है, और आदमी ना हो परफेक्ट वही ठीक है। मतलब आई ऑलवेज से दैट एक वर्ड है फिजिक्स में, इंट्रोपी। इंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड है जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर। तो लाइफ में थोड़ा सा ना, आपने जो बोला था नॉटीनेस, थोड़ा एरर, सब चीज़ सही ही मत कीजिए, ठीक है। यू शुड हैव सम दोज मेमोरीज ऑल्सो। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग स्कूल में पटाखा फोड़ देते थे, मान लीजिए ऐसे ऐसे जगह पे, तो वो सब इंटेंशन अच्छा हो ना, तो मिस्टेक्स आर, जैसे कहावत है ना, दाग अच्छे हैं। तो परफेक्ट मत बनिए, जस्ट भी, दुनिया में है, हम लोग सभी लोग से गलती होती है। हाँ, जानबूझ के वो गलती नहीं करना है, बट परफेक्ट नहीं बनना है। होगा क्या, उसके चक्कर में ना आप ना अचीव कर पाइएगा, और ना आप अननेसेसरली, आपने जो बोला, बहुत रेडिकल थॉट्स आने लगेंगे। जस्ट बी नेचुरल एंड बी डिसिप्लिन। मेरा सबसे बड़ा थंब रूल यही है, लाइफ में डिसिप्लिन रहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। सर, मेरे एक ना, अभी जब आप बोले तो मेरे जहन में एक सवाल आया, जब आप बच्चे थे और इस तरह का कोई शरारत किए होंगे, तो और किसी टीचर ने अगर पीटा होगा, तो दिमाग में नहीं है, अच्छा पुलिस बनूंगा तो बताता हूँ तुम्हें ऐसा कोई? ऐसे टीचर तो एक टीचर थे जो सभी बच्चे, मतलब उस समय एक PT के टीचर थे, फिजिकल एजुकेशन, और हर स्कूल में एक एक्सपेक्टेशन था कि PT के टीचर ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, बट आई वॉज वेरी लकी। मतलब मैं अगर बोलूँ, आप बिलीव करें या ना करें, बट शुरू से लेके आज तक ना मुझे मेरे पेरेंट्स ने एक बार भी डांटा पीटा, ना मदर ने, ना फादर ने, ना टीचर ने, मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं है कभी कोई बदमाशी हुआ भी तो बाकी लोग पिटा गया, मैं बच गया, बट कभी ऐसा पिटाई का मौका नहीं मिला। जबकि हम लोग के समय, आपको अच्छे से पता है, आप भी उसी जनरेशन के हैं, बच्चे की पिटाई बहुत प्यार से और तसल्ली से होती थी। बहुत। अब के समय नहीं है कि आप एक थप्पड़ मार दीजिए तो पेरेंट्स आ जाते हैं, 10 तरह के ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। हमारे समय तो टीचर अपना अधिकार, एंड ट्रस्ट में एक चीज मैं बोलूं ऑन सीरियस नोट, ये जो आजकल इतने केसेज हो रहे हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड्स के, आप उस जनरेशन में ऐसा नहीं सुनते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यही था। टीचर से जितनी हम लोग को पिटाई लगी, जनरेशन को, मैं अपने बारे में नहीं, उतना हम लोग स्ट्रांग बने, और हमको लगा कि पिटाई इज पार्ट ऑफ लाइफ। और रिलेशनशिप भी टीचर के साथ बढ़िया रहा। उस समय टीचर को जो हम लोग रेस्पेक्ट देते थे, उसका 10% अब नहीं रह गया है। अब तो टीचर को लोग, फ्रेंड इज ओके, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह बात करते हैं जैसा लगता है वो उनके मतलब बड़ी हैं या स्कूल फ्रेंड है। पहले रेस्पेक्ट था, डर था, और जितनी पिटाई लगी उतने हम लोग अच्छे बने। आज कोई टीचर्स जिनकी सबसे बढ़िया मेमोरी आपके पास हो, या जिनसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हो?
बहुत टीचर हैं सर इस फील्ड में, ऐसे बहुत टीचर्स हैं, और स्कूल के भी बहुत सारे टीचर्स हैं, कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मैं टच में हूँ। बट आई रियली अप्रिशिएट दोज डेज इस मामले में। जिस बच्चे को पिटाई लगी ना, वो बच्चा बहुत स्ट्रांग बना। बिल्कुल। अभी तो ये स्थिति है कि टीचर मार नहीं रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में बच्चा वो हार्डशिप फेस कर रहा है तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने न बहुत ज्यादा फेलियर देखा, उसने न पिटाई देखी, न डांट देखा। तो जब एक्चुअल में देखना पड़ता है तो सम टाइम वो बहुत गलत तरह से इस चीजों को रियल लाइफ चैलेंजेस को वो बिल्कुल बिल्कुल। आप थ्रू आउट फोन में घुसे हुए हो। मैं क्यों बोला खेलना जरूरी है। जब तक आप, अभी मैं अपने बच्चे को साइकिलिंग सिखा रहा था पिछले 15 दिन से, 2-4 बार गिरे तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मैं गिर गया। बोले कि अगर तुम नहीं गिरती तो हम मानते ही नहीं तुम सीख सकती हो। मैंने, आप अगर स्विमिंग करते समय हल्का सा डूबने टाइप नहीं फील करो, साइकिलिंग करने समय गिरो नहीं, बाइक साइकिलिंग मोटरसाइकिल चलाने समय गिरो नहीं, आप नहीं सीख सकते हो। ट्रू। मतलब फेलियर इज द बिगेस्ट, जो बोलते हैं ना एकदम, वो बेस है सक्सेस का। फेलियर नहीं मिला तो फिर सक्सेस का मीनिंग ही नहीं है। यही चीज बच्चे मिस कर रहे हैं। उनको ऐसे पैम्पर्ड इन्वायरमेंट में कि टीचर डांटे नहीं, कोई बोल दे तो पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं कि नहीं आपने मेरे बच्चे को, अरे बच्चे को अच्छे इंटेंशन, हाँ गलत इंटेंशन से डांटना पीटना इज बैड, बट सुधारने के लिए तो भाई हम लोगों ने बहुत सुना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगा, बट मैं उस चीज को देखा हूँ, बहुत हेल्प किया वो। सर आप तो सब एग्जाम में सक्सेसफुल होते चले गए, फेलियर कभी आपने देखा है क्या कि फेल का? देखिए जैसे सिविल सर्विसेज में मैं आया था सिविल सर्विसेज देने सिर्फ एक ही इंटेंशन से, आईपीएस। मुझे वो अमित कुमार जो एसपी थे उस मूवी में, उन्हीं के वो इमेज, और आज भी मतलब मैं प्रकाश झा सर से मिला भी था एक बार, चाईबासा में एसपी था, तो मैंने उनको बोला कि मतलब लोगों के लिए मूवी होगी, बट उस मूवी ने मेरे थॉट को बहुत बदल दिया। तो मैं गया था कि आईपीएस ही बनूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे अलाइड सर्विसेज मिला था। आई स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स इन मेंस में मुझे बहुत अच्छा नंबर था, बट इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम थे। तो मुझे सर्विस मिली, बट वो नहीं मिली जो चाहता था। तो आई वॉज वेरी, मतलब अंदर से ना मैं बहुत मेहनत किया था। तो मुझे लगा कि यार जब इतने मेहनत में मुझे आईपीएस नहीं मिला, तो इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर अगेन मतलब मेरे पापा, एंड ही इज ऑलवेज माई रोल मॉडल। मतलब ही इज वन पर्सन जो बोलते हैं ना कि जैसे अर्जुन के केस में कृष्ण थे, तो मेरे केस में कि जिन्होंने हर समय, मेरे पापा, सभी लोग, मेरे भाई, मेरी तीनों सिस्टर्स, माय मदर, मैरिज के बाद वाइफ, बच्चे, लेकिन उस समय की मैं बात करूं तो उन्होंने मुझे बोला कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यू नेवर नो, तुम इतनी ही मेहनत करो, बढ़ाओ मत, हो सकता है नेक्स्ट टाइम। तो मैं 10 दिन बहुत इसमें था कि यार इससे ज्यादा क्या कर पाऊंगा। नेक्स्ट टाइम 10 दिन का ब्रेक लिया, फिर मैंने शुरू किया, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 155, आई गॉट आईपीएस। तो थोड़ा सा ऐसा फेलियर मिला है। आईटी जेई में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा रैंक पीछे था, तो फेलियर मिला, बट हाँ बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जो बच्चे यूपीएससी में 2-3 अटेम्प्ट ले चुके हैं, 3 अटेम्प्ट ले चुके हैं, 4 अटेम्प्ट ले चुके हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में इस कंट्री में अगर कोई एग्जाम है जो सबसे अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे लगता है यूपीएससी का जो पहला अल्फाबेट है ना, वो यूनियन की जगह अनप्रिडिक्टेबल ही होना चाहिए। इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम कोई नहीं है, स्पेशली मेंस। अनप्रिडिक्टेबल मतलब एक तो इनका सिलेबस क्लियर नहीं है। आप जीएस का सिलेबस देखिएगा यूपीएससी का, तो कहा जाता है कि सूरज के नीचे और ग्राउंड से ऊपर सब कुछ पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज नो फिक्स्ड सिलेबस। हिस्ट्री पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, तो इतना अथाह सागर है वो। तो आप क्या पढ़िए क्या नहीं। नंबर 2, किसी साल देखिएगा किसी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका पॉलिटी अच्छा है, उस साल पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप डिसएडवांटेजियस हो गए। तो इस एग्जाम में ना इंस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट किस्मत भी इस एग्जाम में बहुत है। तो यू हैव ओनली वन थिंग, जो आपके हाथ में है, मेहनत आप करते रहिए। होना होगा तो होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ तैयारी की है, जिनका नहीं हो पाया, जो हमसे अच्छे थे पढ़ने में, बट नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड। सर देखिए, आप आईएएस नहीं है तो, और मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ। लोग कहते हैं ना, जो चर्चा है मार्केट में कि आईएएस को कुछ भी बात समझाना बहुत मुश्किल है, तो क्या ये एक बड़ा वजह है कि यूपीएससी में इतना पढ़ लेता है बच्चा कि उसको लगता है यार तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, मैं तो पढ़ के आया हूँ ये सब चीज़। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप मान लीजिए कोई भी चीज़ में, जैसे अगर मान लीजिए मैथ्स में आप बहुत विख्यात, बहुत
प्रखंड विद्वान है तो आपको बाकी बच्चे की बात लगेगी, अरे यार तुम हमको ज्ञान मत दो। ये तो एक नेचुरल थॉट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट मुझे लगता है आईएएस या सिविल सर्विसेज के केस में ना सबसे बड़ा क्या है कि रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड समटाइम आप अच्छे इंटेंशन से भी कोई काम कीजिए तो हो सकता है वो रूल ऐसा हो ना कि आप ही एक डॉक में आ जाइए बाद में। तो इसीलिए टू प्ले सेफ ऑफिसर्स, जैसे मान लीजिए कोई केस हुआ हमारे यहाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत कॉमन हमारे यहाँ केस होते थे 498 है, मतलब हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट। अभी वो बहुत प्रिविलेंट हो गया है। तो मान लीजिए किसी वाइफ ने, किसी लेडी ने केस किया कि मेरे हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, हम लोगों ने केस रजिस्टर किया, ये उनका अधिकार। अब होता क्या, नेक्स्ट डे से प्रेशर आ जाता है, उसको जेल भेजिए नेक्स्ट डे से। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लस उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं कि जेल भेजने का भेजिए, बट एक रूल है, एक तरीका है। फैमिली अगर आप 10 दिन नहीं भेजते हैं तो नेक्स्ट डे से आप पे आरोप लग जाएगा पुलिस पे, नहीं पुलिस पैसा ले ली, पुलिस जानबूझ के नहीं भेज रही है। अब भेज दीजिए, तब आप पे 10 क्वेरी होगा कि आपने उस रूल को फॉलो नहीं किया। तो रूल्स बाउंड इतने हैं हम लोग कि बहुत बार ना लोगों की मदद चाह के भी हम लोग इंस्टेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये ज्यादा रीजन है। दूसरा, बिल्कुल आई एग्री कि जब लोग बहुत कोई चीज पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है इसमें ज्ञान मत दो, ये भी है। बट रियली वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी लॉज एंड रूल्स ना कि पब्लिक को जितना इजी लगता है कि हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उतना इजीली हम कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज और है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप प्रकाश झा की गंगाजल मूवी देख के ज्वाइन की आए यूपीएससी क्वालिफाई करके एज एन आईपीएस ऑफिसर, तो आपके दिमाग में वो एटीट्यूड नहीं आया सिंघम वाला जो आज की डेट वाला है कि अब मैं मुझे लगता है कि वो टीचर वाला कंपोनेंट मेरे में ज़्यादा हावी था। और मतलब पुलिसिंग मैंने बहुत अच्छे से की एंड आई वाज वेरी लकी, बहुत सक्सेस मिले। बट वो आपने जो बोला ना एटीट्यूड और वो वाली बात, वो मुझ में नहीं है। आई पर्सनली फील कि आई ऑलवेज वांट टू बी अ वेरी लो प्रोफाइल पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा वो जो ताम झाम वर्ड बोलते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करता है। आई बिलीव मोर एज ए साइलेंट आप वर्कर रहिए, आप काम कीजिए, काम पूरा ईमानदारी मेहनत से कीजिए। बट मैं बहुत ज़्यादा उसमें मार्केटिंग उस चीज़ को ये करने में पता नहीं, मैं बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो पुलिसिंग में पब्लिक सबसे बड़ा आपका ब्रांड एम्बेसडर है। बोकारो और चाईबासा जैसे खतरनाक जगह पे आप झारखंड में रहे, कभी कोई बड़ा क्रिमिनल और पॉलिटिकल लीडर का फोन नहीं आया धमकी वाला? नहीं, ये सर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, कॉमन क्वेश्चन है, आप बिलीव करेंगे या नहीं, बट आई होप आप करेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे अपने 13 साल के कैरियर में कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर का गलत चीज के लिए फोन नहीं आया। इसके लिए जरूर आया कि भाई इनका केस जेन्युइन है, देख लो। वो तो पॉलिटिकल लीडर का काम है। मैं ही कल हो के अगर हाइपोथेटिकली कहीं का लीडर हूँ, मेरे यहाँ कोई पब्लिक आएगी तो मैं एसपी डीएसपी साहब को फोन करूंगा। बट मुझे नहीं याद है कि आई गॉट ए सिंगल कॉल कि ये गलत है, इसको सही कर दीजिए, ये सही है, इसको गलत कर दीजिए। कभी भी नहीं आया। तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा इसमें। जेन्युइन चीजों के लिए आया, और अगर कभी आया भी फोन तो ये होता था कि ऐसा आया है मैटर, आप देख लीजिए। तो देख लीजिए, मतलब मैं अपने हिसाब से, अपने विवेक से मैं करूंगा। बट मुझे बहुत जो कि मैं जमशेदपुर जो बहुत एपी सेंटर है हमारे यहाँ, चाईबासा नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोकारो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस है। तो बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब आई नेवर फेल्ट दैट प्रेशर। झारखंड जैसे राज्य में एज एन आईपीएस क्या चैलेंज आपको लगता है कि जो बाकी स्टेट्स में नहीं है? देखिए, एक तो नक्सलिज्म है, और नक्सलिज्म नो डाउट बहुत डिक्लाइन किया है, बहुत घटा है, लेकिन फिर भी है, अभी भी कुछ प्रेजेंस तो है ही। एक वो पुलिस के लिए चैलेंज है। दूसरा जिसके लिए हम लोग बहुत इनफेमस हैं, बदनाम है, साइबर क्राइम, जो नो डाउट अब वो एक पुरानी थ्योरी है। जामतारा, आज के दिन में इंडिया में 50 जामतारा हैं, मतलब उस टाइप के हैं। हरियाणा में है, आपको मेवात एरिया है, राजस्थान में भरतपुर एरिया है, बहुत जगह है। अब कोई वो एक जगह का नहीं है, बट फिर भी हाँ, जामतारा का इमेज बहुत उस मामले में खराब था। बट ट्रस्ट मी, मतलब मैं इनसाइडर के तौर पे बोल रहा हूँ, साइबर क्राइम मोस्ट चैलेंजिंग क्राइम है। क्यों? एक्यूज्ड जो हैं आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठे होते हैं, बहुत बार तो दूसरे देश में बैठे होते हैं। इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत चले जाइए, वहाँ पहुँच जाइए। रूल्स भी अभी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब अगर साइबर क्राइम में हम लोग अरेस्ट भी करते हैं तो नॉर्मली 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद उनको कहीं ना कहीं से वो एक फेवर मिल जाता है, क्योंकि लॉ भी अभी उतना स्ट्रिंजेंट
नहीं बना है। तो मुझे लगता है एक सबसे चैलेंजिंग फील्ड जो पुलिसिंग के लिए है फ्यूचर में, और उसका हर दिन स्वरूप बदल रहा है। पहले ओटीपी मांग के करते थे, फिर सेक्सटॉर्शन शुरू हो गया, आपका वीडियो कुछ बना लेंगे, फिर अब नया शुरू हुआ है कि आपका सामान पकड़ा गया है, कस्टमर ऑफिसर्स बन के फोन करते हैं। तो इतना एवर इवॉल्विंग फील्ड है कि पुलिस को भी उसी तरह, बट मैं वही बता रहा था कि पिछले 1.5-2 साल में जो हम लोग देख रहे हैं, इतना काम और इतना प्रायोरिटी हमारा पुलिस कर रहा है साइबर क्राइम को लेके। बहुत सारे पोर्टल बने हैं जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नेशनल लेवल पे 1930 का जो नंबर है, या I4C है, बहुत मतलब काम भी उतना हो रहा है, बट प्रॉब्लम्स भी उतने ही हैं। बट उसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा पब्लिक को, प्लीज़ इन सब ट्रैप में ना पड़िए। कितना भी पुलिस आपकी मदद करेगी, वो प्रोसीजर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। उससे अच्छा है कि आप किसी भी ऐसे लुभावने में, चाहे कितना भी जेन्युइन लगे, कितना भी जेन्युइन, प्लीज़ उस चक्कर में मत पड़िए। सर, मैं अभी 2 दिन पहले अर्ली मॉर्निंग 7-8 बज रहा होगा, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है फ़ोनपे का कि कोई कंपनी है जो मेरे से पैसा मांग रहा है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 233 या 235 रुपीज़ मांग रहा है। मतलब मैं एक बटन प्रेस करूंगा, उसके अकाउंट में चला जाएगा। बिल्कुल। मैं बोला यार सुबह सुबह ये कौन मेरे से डिमांड कर रहा है। अब मैं चूंकि थोड़ी समझता हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैं उसको स्कैन किया, मेरे को लगा ये फर्जी है, ब्लॉक करो। तो मैं सोचता हूँ जो कॉमन मैन है अपने देश में, जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो फोनपे पे आ गए हैं, तो उनको इस तरह का जाएगा, वो तो प्रेस करना जानते हैं सिर्फ। और सर इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन ब्लॉक करो, आपने जो बोला वही है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज आप प्रेस कर दिए होते, मान लीजिए आपके अकाउंट से 1 लाख कट गया हाइपोथेटिकली, आप 10 मिनट बाद थाना को, पुलिस को, डीएसपी, एसपी को फोन करते। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। जब तक आप एसपी को फोन करते, पैसा 1 लाख आपके अकाउंट से गया, वो किसी एक पहले फोरम पे जाएगा, उस फोरम से वो तुरंत हटा लेते हैं पैसा। मतलब 15-20 मिनट बाद वो पैसा ट्रेस ही नहीं होगा पुलिस को। तो मैं उस आदमी को भी पकड़ लूं तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं। पैसा रिकवर कराना बहुत चैलेंजिंग है। वही मैं बोला ना, इसमें बैंक का भी कभी कभार रिस्पॉन्स बड़ा स्लो आता है। तो साइबर क्राइम से अभी मुझसे पूछिए तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है, प्रिवेंशन। और सर ड्रग्स में भी झारखंड थोड़ा सा इंटर किया है, उड़ता पंजा वाली हालत में। क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है जो ड्रग्स नारकोटिक्स वाली बात है ना, ये आजकल बच्चे लोग स्पेशली यूथ ना इसको फैशन समझ लिए एंड दे इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कूल वो इसका सेवन कर रहे हैं और इसका निष्कर्ष वो नहीं समझ रहे हैं। और झारखंड, बिहार, कोई स्टेट, कोई जिला इससे अछूता नहीं है। तो इसमें भी वही चीज है कि पुलिस प्रयास कर रही है, करेगी भी, लेकिन जिस चीज का इतना मार्केट में डिमांड हो जाए तो लीगली नहीं तो इलीगली बिकेगा। मतलब आप रेड कीजिएगा, पता चला कि कोई होटल में बिक रहा है, पता चला कोई ढाबा में बिक रहा है। तो इन सब चीज़ों में पुलिस प्रशासन अपना काम कर भी रही है, बट थोड़ा सा ना मैंने वो अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है कि ड्रग्स मतलब कितना हार्मफुल है ये पब्लिक अभी नहीं समझ रही है। आपने जो एग्जांपल दिया उड़ता पंजाब, उसे मूवी भी कोई देखे तो समझेगा कि लिटरली ड्रग्स आपके लाइफ को रुइन कर रहा है। बिल्कुल, मैंने उससे अच्छा है, मतलब लोग बोलते हैं ना कि मतलब आपको कहीं बाहर का खाना खा लो, कुछ कर लो, वो सब जस्टिफाइड है एज कंपेयर टू ड्रग्स। इलीगल तो है ही, इलीगल तो एक चीज है, बट इतना वो इमोरल और इतना बैड फॉर हेल्थ है, तो थोड़ा उसके लिए अवेयरनेस भी और बढ़ाने की जरूरत है। एक चीज और है कि अगर आपके पास 24 घंटा हो, ठीक है ना, तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे आईपीएस छोड़ के, और कैसे बिताना पसंद करेंगे अगर मोबाइल वगैरह नहीं है तो? एक तो है अभी के समय में फैमिली के साथ, ऑब्वियसली वो टाइम सबसे अच्छा रहता है, स्पेशली वाइफ और बच्चे के साथ। मैं सोशली बहुत कनेक्टेड हूँ। मैं अपने स्कूल, ऑलमोस्ट सभी स्कूल फ्रेंड से और कॉलेज फ्रेंड से कनेक्टेड हूँ। रेगुलर उनके साथ घूमने जाता हूँ, मिलता हूँ, तो वो सब स्कूल फ्रेंड से भी आप कनेक्टेड? एकदम। अभी हम लोग 3-4 दिन पहले ही एक स्कूल ट्रिप पे हम लोग गए थे घूमने, तो मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूँ स्कूल फ्रेंड सबसे। बट पर्सनल लेवल पे अगर मुझसे पूछिए हॉबीज टाइप क्या आपको पसंद है, तो एक तो पढ़ना सबसे अच्छा मेरा हॉबी वही है। नंबर 2 मुझे कॉमेडी मूवीज देखना बड़ा पसंद है। मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट एक्टर पिछले 30 साल से हैं वो एक ही हैं, गोविंदा। तो उनकी अगर आप मूवी लगा दीजिए तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कब बीत जाएगा मुझे नहीं पता। ही इज वन पर्सन ना, जिनकी मूवी मैं देखता हूँ तो मुझे फिर टाइम घड़ी की तरफ
नजर नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और उनकी एक एक मूवी में 10-10 बार देखा हूँ। क्या बात तो आई एम, जो बोलते हैं ना, डाई हार्ड फैन। अगर मैं गोविंदा जी आपके देखिए डाई हार्ड फैन। हाँ, मतलब मैं उनसे अच्छा एक्टर, इंटरटेनर इज द वर्ड, मैं इंडिया में किसी को नहीं, और आज से नहीं, पिछले 30 साल से। तो उनकी मूवी आप चला दीजिए, फिर उसके बाद आराम से समय निकल जाएगा। एक स्टूडेंट जो आपकी तरह बनना चाहता है, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट को 2-3 चीज़ें बोलूँगा। जो एक पहला चीज़ मैंने बहुत स्ट्रेस किया, डिसिप्लिन। बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ, रेस्पेक्ट टाइम। अगर आप कहीं, सपोज आपको कहीं 6 बजे जाना है कहीं क्लास में, तो 6 मतलब 6 होता है। जिस दिन आप डिसिप्लिन हो जाइएगा, ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें आपके साथ आ जाएंगी। नंबर 2, अपने पेरेंट्स, सभी बच्चे के पेरेंट्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही करते हैं अलग अलग रूप में। पेरेंट्स के स्ट्रगल को अप्रिसिएट कीजिए, और अगर पेरेंट्स के स्ट्रगल को अप्रिसिएट कीजिएगा तो आप हमेशा अच्छे लाइन पे जाइएगा। ऐसा नहीं आपको पढ़ना ही है, अगर आपकी म्यूजिक में दिलचस्पी है, पेरेंट्स को अगर आप सामने रख लीजिए कि उनको मुझे लेट डाउन नहीं करना है, तो आप हमेशा अच्छा कीजिएगा। पेरेंट्स के लिए भी वही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को आप, इमेंस सभी पेरेंट्स प्यार करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन प्लीज़ अब वो समय नहीं है कि आप अपने विश को उन पे थोपें। अब थोड़ा सा फ्रीडम आप दीजिए अपने कैरियर को डिसाइड करने में, और सभी बच्चे बहुत यूनिक होते हैं, दे विल डू गुड। तो डिसिप्लिन इज वन थिंग, और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स इज सेकंड थिंग। जो मैं, आपके अनुसार बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेहनत। इमेंस बच्चे तो मतलब इतने मेहनती हैं, एंड दे आर वेरी गुड फ्रॉम हार्ट। बिहार झारखंड का अगर आप मुझसे पूछिए, तो जो बोलते हैं ना दिल का साफ होना, वो है। बहुत छल प्रपंच, फेक वो नहीं होते हैं। एक बच्चे में लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल, ग्रेड्स या नेटवर्किंग? स्किल, ग्रेड्स। हाँ, देखिए, अगर मुझे लगता है स्किल ओवरऑल, अगर लॉन्ग रन में बात कीजिए तो स्किल, बट आई एम वन गाय जो मार्क्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं मार्क्स का कोई रोल नहीं है। वो नॉर्वे, स्वीडन में होगा जहाँ 50 लाख पॉपुलेशन है। जिस कंट्री का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, जिस कंट्री में इतने कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो मार्क्स तो आपको लाना होगा। सर, एक सवाल आप देखिए, यहाँ से मेरे को कनेक्ट किए। जो बच्चे स्टार्टअप में एंट्री करना चाहते हैं, मैं मिला हूँ ऐसे बच्चे, सिर्फ क्लास 10 छोड़ के आ रहे हैं, भैया मुझे अपना स्टार्टअप करना है। मैंने बोला, भाई क्या कर रहा है तू भाई, तू जा पढ़। और वो क्विट कर दिया मेरे को बोलने के बाद भी। ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग समवेयर। बट उन बच्चों को क्या एडवाइस देंगे जो पढ़ाई को ड्रॉप करके चाहते हैं कि स्टार्टअप में एंट्री ले? देखिए, हर बच्चे का एक फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है। जैसे गुजरात का मैं एग्जांपल दूं, वहाँ मेरी अपनी सिस्टर रहती हैं। गुजरात में हम देखते हैं, दीदी बताती है और हमने भी देखा कि 10th-12th के बाद ना बच्चे को ये पता है कि डिग्री मेरे लिए सिर्फ डिग्री है, मतलब मुझे एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। दे आर मोर इनटू बिजनेस। तो वो उनका एप्टीट्यूड है। अगर आप 10th के बाद बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब आप दूसरे को देख के सिर्फ पीयर प्रेशर में करने लगते हैं, स्टार्टअप सबके बस की बात नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्टअप में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक जो आपने बताया, फॉर्मल डिग्री, फॉर्मल एजुकेशन हो जाए, उसके बाद आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप कीजिए। बट अब एक फैशन बनते जा रहा है। मैंने बोला ना कि अब वो एक है, वो कर रहा है, मैं भी करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। एक बेसिक एजुकेशन इज मस्ट। उसके बाद आपको बिजनेस का मन है, स्टार्टअप का मन है, जॉब का मन है, जहां मन है आप कीजिए। सर, अब 12 साल से कानून के साथ हैं। एक कानून अगर मैं पूछूं जिसको आप बदलना चाहेंगे, जो लगता है कि यार ये फिजूल का था या है? नहीं, एक्ट लॉ मुझे लगता है ऐसा तो नहीं, बट हाँ एक चीज है जो हम लोग को भी बहुत फील कराती है, बहुत बार हेल्पलेस, कि चीजें टाइम बाउंड नहीं है। मतलब लॉ बहुत अच्छा, बहुत इनफ, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन टाइम बाउंड नहीं है। मतलब अगर क्राइम अभी हो रहा है और आप 6 महीने में उस आदमी को नहीं जस्टिस दे पाए, मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं उस आदमी में होता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आप अगर टाइम बाउंड लोगों की मदद नहीं कर पाए, लोगों को हेल्प नहीं दे पाए, तो फिर वो उसका यूटिलिटी घट जाता है। तो लॉ से ज्यादा मुझे लगता है चीजों को थोड़ा स्पीडअप करने की जरूरत है, जिससे चीजें टाइम बाउंड हो सके। क्या पुलिस इमोशनल होती है? खूब होती है, बिल्कुल होती है। और मेरा मानना है कि अगर आप बाकी पब्लिक से कंपेयर कीजिए, वी हैव आवर ओन निगेटिव्स। ऐसा नहीं है कि पुलिस दूध की धुली है, सभी में, बट पुलिस में इमोशन है। और पुलिस, आप अगेन मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप रात में 11 बजे पुलिस के अलावा किसी को फोन करके देखिए, अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सब, बट एटलीस्ट वी आर द डिपार्टमेंट जो 24/7 काम करता है। तो हाँ, बहुत लोग हैं निगेटिव हैं, बहुत लोग पॉजिटिव हैं, बट ओवरऑल मुझसे पूछिए तो इमोशनल भी हैं और सेंसिटिव भी हैं पुलिस। लास्ट में हर युवा और हर स्टूडेंट के लिए एक ऐसा मंत्र जो उनकी जिंदगी बदल सकता है? सभी बच्चे अपने हेल्थ पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। रिमेंबर दैट कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद कि अगर मुझे किसी बच्चे को
फुटबॉल और गीता में चुनने के लिए बोला जाए तो मैं फुटबॉल बोलूँगा। बचपन में मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था जो उन्होंने कहा वो गोल्डन वर्ड्स है। स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट थिंग। खेल पे ध्यान दीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन रखिए लाइफ को, गलत चीज़ों से दूर रहिए एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वो सबसे ऊपर है। जब पेरेंट्स सामने हैं आपके, उनको रोल मॉडल बनाइए, आप हमेशा अच्छा कीजिएगा। क्या बात है सर, हमारे से बात करके आखिर में आप बताइएगा कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा। और इतने मतलब जैसे यूपीएससी के बारे में मैंने बोला ना कि जिसका सिलेबस नहीं है, उसी तरह आपके पॉडकास्ट का कोई सिलेबस नहीं था। इट स्टार्टेड फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, बट सारे क्वेश्चंस मेरे लिए तो रेलिवेंट थे ही। मेरा अपना इंटरेस्ट है यहाँ आने का कि बच्चे जाने, बट बच्चे के लिए बहुत रेलिवेंट थे सारे क्वेश्चंस, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक मंत्र जो बच्चे जी और नीट के लिए जा रहे हैं इस बार, उनको आप क्या देना? हाँ, अभी चूंकि अप्रैल फर्स्ट वीक में जेई मेंस है, मई में फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम है। फ्री माइंड से जाइए, सारे सिलेबस को जितना आपने किया है लास्ट मोमेंट में रिवाइज कीजिए एंड प्लीज़ पैनिक मत होइए। एग्जाम में 15-20 मार्क्स आप सिर्फ पैनिक होके लूज कर देते हैं, और पेपर टफ है, सबके लिए टफ है, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना। अरे सर बहुत टफ पूछ दिया, सब बच्चे बोलते हैं सर बहुत टफ था, सबके लिए टफ था, कट ऑफ नीचे आएगा। जितना आता है अच्छे से कीजिए, जो आता है वो पहले कीजिए। 2-3 चीज़ें हैं, बस इसको आप फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर, आई एम होपफुल आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सर का नंबर, व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप सर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। माइंड इट, आपको कॉल नहीं करना है, अपने प्रॉब्लम्स को आप इनके व्हाट्सएप पे डालेंगे और सर आपको सॉल्यूशन देंगे। सर वीकेंड में प्लान आउट कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि जी और नीट एस्पायरेंट्स वालों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर आपको और पूरी टीम को सर, थैंक यू सर।